Hey everybody, welcome to Magnet Brains क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास पार्ट 2 का क्विक रिवीजन। इस एंटायर चैप्टर में आपको बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट्स देखने को मिले हैं, उनका एक क्विक टूर आज हम करेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं, magnetbrains.com या फिर आपका अपना मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा इंडिया का चैनल है जहां पर आपको मिलता है, चैनल तो कह ही देते हैं भाई, प्लेटफॉर्म कह लो ज्यादा बेटर है, एक ऐसा लौता इंडिया का प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलता है केजी से लेकर क्लास 12 तक की सारी स्कूल एजुकेशन मुफ्त मुफ्त मुफ्त, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के साथ। और आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक्स तो पता ही है कहां है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं, आइए। चलो तो भाई, इससे अर्लियर चैप्टर में हमने जाना था कि भाई पांडास क्या होता है। पांडास कहलाती है पाइथन की लाइब्रेरी, और पाइथन की लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी जहां पर आप डेटा वैल्यूज को स्टोर कराते हैं दो डेटा स्ट्रक्चर्स में, सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। इस चैप्टर के अंदर इन्हीं सीरीज और डेटा फ्रेम से रिलेटेड कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। अभी हम केवल और केवल उनका क्विक टूर करेंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। आइए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू क्वांटिटेटिवली समराइज द गिवन डेटा। भाई आप पांडास के अंदर, पांडास लाइब्रेरी के अंदर अपने स्टोर्ड वैल्यूज को, जो कि आपकी सीरीज और डेटा फ्रेम के रूप में स्टोर्ड है, उन पे कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाकर, कुछ ऐसे मेथड्स लगाकर आप स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म कर सकते हो। चलिए, पांडास प्रोवाइड मेनी स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। पांडास के अंदर आपको बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस देखने को मिलते हैं फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा जो कि सीरीज के फॉर्म में स्टोर्ड है, डेटा जो कि डेटा फ्रेम के फॉर्म में स्टोर्ड है, उस पे कुछ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए पांडास लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको मिलेगा मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन, मीडियन फंक्शन, मोड फंक्शन, एसटीडी फंक्शन दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड वेरिएंस फंक्शन। ये वो आपके टेक्निक्स हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, जिनको आप इन मेथड्स की हेल्प से अपने पर्टिकुलर डेटा वैल्यूज जो कि सीरीज के रूप में या डेटा फ्रेम्स के रूप में स्टोर्ड हैं, उन पर ये सारे के सारे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं इन मेथड्स की हेल्प से। आइए, सॉर्टिंग। भाई इस चैप्टर के अंदर आप सॉर्टिंग के बारे में भी जानेंगे। सॉर्टिंग क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। Sorting is used to arrange data in a specified order, that is either ascending or descending। भाई आप यहां पर सीरीज के फॉर्म में स्टोर्ड या फिर डेटा फ्रेम के फॉर्म में स्टोर्ड डेटा वैल्यूज को सॉर्ट भी करा सकते हैं इन असेंडिंग एज वेल एज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए, इंडेक्सेस और लेबल्स। भाई प्रीवियस चैप्टर में हमने जाना था कि किसी भी डेटा को अगर आप एक सीरीज के फॉर्म में स्टोर कराते हैं तो वहां पे हर डेटा वैल्यू को आप एक इंडेक्स पोजीशन देते हैं। अगर आप अपने उस डेटा को रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर कराते हैं, दैट मीन्स अगर आप अपने डेटा वैल्यूज को एक डेटा फ्रेम के रूप में भी स्टोर कराते हैं तो वहां पर भी आप कॉलम को लेबल्स देते हैं और रोज को इंडेक्स पोजीशंस देते थे। आइए, इंडेक्सेस और लेबल्स ऑफ अ रो और कॉलम कैन बी चेंज्ड इन अ डेटा फ्रेम। एक डेटा फ्रेम के अंदर जो आप कॉलम लेबल देते हैं, आप डेटा फ्रेम के अंदर जो कॉलम लेबल देते हैं उसके इंडेक्सेस को आप चेंज कर सकते हैं, और रो की जो इंडेक्सेस हैं, कॉलम लेबल्स को आप इंटरचेंज करा सकते हैं एज वेल एज, मतलब कि आप इंडेक्सेस को कॉलम लेबल्स में कन्वर्ट करा सकते हैं और कॉलम लेबल्स को आप इंडेक्सेस में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। इंडेक्सेस और लेबल्स ऑफ अ रो और अ कॉलम कैन बी चेंज्ड इन अ डेटा फ्रेम। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑल्टरिंग द इंडेक्स। ये जो प्रोसेस होता है जहां पे आप किसी भी रो की इंडेक्सेस को चेंज कराते हैं और किसी भी कॉलम लेवल को अगर चेंज कराते हैं, तो ये आपका प्रोसेस कहलाता है ऑल्टरिंग द इंडेक्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस भाई लोग? ऑल्टरिंग द इंडेक्स प्रोसेस। चलिए, टू फंक्शंस। भाई दो फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे इस प्रोसेस के अंदर। पहला रीसेट इंडेक्स एंड सेट इंडेक्स। आप जब भी किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर किसी भी कॉलम लेबल या किसी भी रो इंडेक्स को रीसेट करना चाहते हो, उसकी वैल्यू को फिर से रीसेट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप रीसेट इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर आप किसी एक डेटा फ्रेम की कॉलम लेबल्स को या उसके रो वैल्यूज को अगर सेट कराना चाहते हो प्राइमरी स्टेज में, किस स्टेज में? प्राइमरी स्टेज में, तो वहां पे आप इस्तेमाल करते हैं सेट अंडरस्कोर इंडेक्स का। चलिए आइए बात करते हैं मिसिंग वैल्यूज की। मिसिंग वैल्यूज आर अ हिंड्रेंस इन डेटा एनालिसिस एंड मस्ट बी हैंडल्ड प्रॉपर्ली। आप जो एक पर्टिकुलर डेटा फ्रेम की अगर बात कर लें, अगर आप एक डेटा फ्रेम की बात करें या आप एक सीरीज की बात करें, तो ऐसा हो सकता है कि इस पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर में, चाहे वो आपका डेटा फ्रेम हो या आपका सीरीज ही क्यों ना हो, आपके किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक वैल्यू मिसिंग हो सकता है कि सीरीज के अंदर बहुत सारी वैल्यू
वैल्यूज हो 2 3 4 और यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग हो, यहाँ पर एक वैल्यू मिसिंग हो, तो ऐसे पोजीशन पे या ऐसे सिनारियो में जहाँ पर एक सीरीज के अंदर या एक डेटा फ्रेम के अंदर जब भी कोई एक डेटा वैल्यू मिसिंग होती है तो उसकी जगह आप मिसिंग वैल्यूज कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप NaN किससे मिसिंग वैल्यूज को आप रिप्रेजेंट करते हो, मिसिंग वैल्यूज को आप रिप्रेजेंट करते हो यूजिंग NaN. NaN stands for what? NaN stands for not a number. क्या बोलते हो भाई? NaN को आप बोलते हो नॉट अ नंबर. NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर, जो कि एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, चाहे वो आपका सीरीज डेटा स्ट्रक्चर हो या फिर आपका डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर हो, दोनों में ही किसी भी वैल्यू का अगर मिस आउट हो रहा है तो वहां पे आप NaN लिख देते हैं, जो कि नॉट अ नंबर रिप्रेजेंट करता है, जो ये शो करता है. इसको खाली छोड़ने की जगह यहाँ पे NaN जो कि एक मिसिंग वैल्यू कॉन्सेप्ट है, ये शो करता है कि इस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है. चलिए आइए, और ये जो मिसिंग वैल्यूज हैं ये हिंड्रेंस होते हैं डेटा एनालिसिस में, उनको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करने की जरूरत होती है. चलिए आइए, There are primarily two main strategies for handling missing data. भाई किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में, चाहे वो डेटा फ्रेम हो या फिर सीरीज ही क्यों ना हो, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको एक भी मिसिंग वैल्यू दिखती है, कहीं भी अगर आपको NaN दैट इज नॉट अ नंबर लिखा दिखा मिल जाता है, तो उसको आपको क्या करना होता है, उसको हैंडल करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. देयर आर प्राइमरली टू मेन स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग मिसिंग डेटा. इन मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने की दो स्ट्रैटेजीज के बारे में हम जानेंगे. आइदर द रो और कॉलम हैविंग मिसिंग वैल्यू इज रिमूव्ड कंप्लीटली. भाई जो भी रो या जो भी कॉलम जिसके अंदर ये मिसिंग वैल्यू आई है, या तो आप उस कॉलम को पूरी तरीके से हटा दीजिए अपने डेटा स्ट्रक्चर से, या फिर आप उस रो को पूरी तरीके से हटा दीजिए अपने डेटा स्ट्रक्चर से. ठीक है, फ्रॉम एनालिसिस और मिसिंग वैल्यू इज रिप्लेस बाय सम अप्रोप्रिएट वैल्यू. या तो आप उस पूरी रो को, भाई एक पर्टिकुलर रो और एक पर्टिकुलर कॉलम का इंटरसेक्शन ही एक सेल बनाता है और उस सेल के अंदर ही मिसिंग वैल्यू होगी. तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मिसिंग वैल्यू मिली है, तो या तो आप उस कॉलम को ही हटा दीजिए जहां पे मिसिंग वैल्यू आई है, या उस पर्टिकुलर मिसिंग वैल्यू पे जो रो आती है उसको हटा दो पूरी तरीके से. डेटा एनालिसिस करते वक्त उसको डेटा स्ट्रक्चर से नहीं हटाना है. समझो बात, उसको डेटा स्ट्रक्चर से नहीं हटाना है. डेटा को एनालिसिस करते वक्त उस कॉलम और रो को हम कंसिडर नहीं करेंगे. या फिर मिसिंग वैल्यू जहां पर भी आपको मिल रही है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अंदर, तो उस मिसिंग वैल्यू की जगह कोई एक अप्रोप्रिएट वैल्यू हम दे सकते हैं. कोई भी एक अप्रोप्रिएट वैल्यू से हम उस मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करा सकते हैं, विच में बी जीरो. अब एक अप्रोप्रिएट वैल्यू या तो जीरो हो सकती है, या फिर जिस कॉलम या फिर जिस रो के अंदर वो मिसिंग वैल्यू है उसमें जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज हैं उन सब का एवरेज इस मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर सकता है. या तो जीरो दे दो, या फिर रिमेनिंग वैल्यूज उस कॉलम के अंदर या उस रो के अंदर जितनी रिमेनिंग वैल्यूज हैं उन सब का एवरेज निकाल के आपकी मिसिंग वैल्यू से उसको रिप्लेस करा देना. ये दोनों तरीकों से आप अपनी मिसिंग वैल्यू को डील कर सकते हो. चलो, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा फ्रेम इज नोन एज रीशेपिंग. भाई एक डेटा फ्रेम पहले से ही बना हुआ है, एक डेटा फ्रेम पहले से ही बना हुआ है. जब आप उसके डेटा फ्रेम के स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये प्रोसेस आपका रीशेपिंग कहलाता है. क्या कहलाता है भाई? ये आपका रीशेपिंग कहलाता है. पांडास प्रोवाइड टू बेसिक फंक्शंस फॉर दिस. भाई अगर आपको रीशेपिंग करना है, किसी भी डेटा फ्रेम के स्ट्रक्चर को अगर चेंज करना है, मतलब उसमें कितने कॉलम्स हैं, कितने रोज हैं, उनमें से एक आध रो हटानी है, एक आध कॉलम हटाना है, या एक एडिशनल कॉलम ऐड करना है, या कुछ भी करना है, तो आप किसी भी डेटा फ्रेम के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो यूजिंग पिवट फंक्शन एंड पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन. ये दोनों फंक्शंस आप बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. बहुत ही अमेजिंग फंक्शंस हैं ये. चलो, PY MySQL एंड SQL Alchemy. भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. आपका PY MySQL या SQL Alchemy ये दो मैंडेटरी लाइब्रेरीज होती हैं फॉर फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डेटा बिटवीन पांडास एंड MySQL. भाई पांडास को अगर MySQL के साथ लिंक कराना है, आपको आपके करंट पाइथन प्रोग्राम जिसमें आपने पांडास लाइब्रेरी के इनबिल्ट फंक्शंस का इस्तेमाल किया है, अगर उस पर्टिकुलर पाइथन प्रोग्राम को अगर MySQL से कनेक्ट कराना है तो उसके लिए आपको दो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कराना पड़ता है. सबसे पहला आपका PY MySQL and second library is SQL Alchemy. Before import and export, a connection needs to be established. भाई जब भी
पांडा और MySQL के बीच में डेटा का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो तो उनके बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। एक कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा फ्रॉम पाइथन स्क्रिप्ट टू MySQL डेटाबेस। पाइथन स्क्रिप्ट की हेल्प से आप MySQL डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, तभी पाइथन प्रोग्राम के अंदर जो पांडास के फंक्शंस इस्तेमाल हुए हैं उनके बीच में और MySQL डेटाबेस के बीच में एक कनेक्शन बनेगा, डेटा का इंटरचेंज होगा, डेटा का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा। चलो, इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम MySQL टू पांडा। भाई MySQL से कोई भी डेटा लेकर आप पांडा के अंदर अगर लाना चाहो, भाई MySQL से कोई डेटा पांडा के अंदर आ रहा है तो क्या करेंगे? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फेचिंग डेटा फ्रॉम अ MySQL टेबल। भाई एक MySQL टेबल से किसी भी डेटा को, एक MySQL टेबल से किसी भी डेटा को अगर आप पांडा के अंदर लेकर आना चाहते हो, अगर आप पांडा के अंदर लेकर आना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे? इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम MySQL टू पांडा रेफर्स to the process of fetching data from a MySQL table। MySQL टेबल के अंदर जितना भी डेटा दिया हुआ है उसको फेच करना और डेटाबेस टू अ पांडास डेटा फ्रेम। भाई आपका MySQL के टेबल से कोई भी डेटा MySQL के अंदर का टेबल बना है, उसके अंदर कुछ डेटा है, उसको आप पांडास के अंदर ला रहे हो सीरीज के फॉर्म में। और अगर आप पूरा का पूरा MySQL के डेटाबेस को ही अगर पांडा में लाना चाहते हो तो पांडा के अंदर आने के बाद वो एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, एक्सपोर्टिंग डेटा, अब बात आ गई उल्टी। भाई MySQL से पांडा तक आ रहे थे, अगर टेबल का डेटा है तो सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अगर वो आपका पूरा का पूरा डेटाबेस ही आ रहा है तो वो डेटा फ्रेम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे कि हम पांडास से कोई डेटा MySQL की तरफ भेज रहे हैं। आओ, एक्सपोर्टिंग डेटा फ्रॉम पांडास टू MySQL। अब प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा हो गया है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा फ्रॉम अ पांडास डेटा फ्रेम। भाई पांडा के अंदर जो हमने डेटा फ्रेम बनाया है उसके डेटा को MySQL के डेटाबेस के टेबल के अंदर एज टेबल डेटा, एज रिलेशन डेटा हम स्टोर कराते हैं। इट मींस स्टोरिंग डेटा फ्रॉम अ पांडास डेटा फ्रेम टू MySQL टेबल और डेटाबेस। क्लियर? और इसी के साथ आ गए हैं हम अपने इस क्विक रिवीजन के एक्साइटिंग सेशन के एंड पे। मजा आया कि नहीं आया? ये चैप्टर आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सबके सामने प्रेजेंट करने वाला है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन चैप्टर यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिवट फंक्शन हो या कोई भी आपका मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, एसक्यूटी फंक्शन, कोई भी फंक्शन, नॉट एसक्यूटी, आपका स्टैंडर्ड डिवीजन लाइक एसटीडी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, हर फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उन सब की वर्किंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए सेशन को, सब्सक्राइब कीजिए मैंगर ब्रेन्स को। इन सारे के सारे टॉप नॉच कोर्सेज को एक बार देख लीजिए और ई बुक्स एंड ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टे ट्यून्ड।